पुष्कर सिंह धामी का बयान, पीएम दीपावली के अवसर पर जाएंगे केदारनाथ धाम। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में कार्यों का करेंगे निरीक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। टपकेश्वर मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में लिया प्रतिभाग। महाकाल लोक कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से किया अवलोकन। धर्म संस्कृति को मजबूती देने के लिए किया जा रहा है कार्य। छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में पहल। शिक्षण संस्थान लोगों को दिलाएगा रोजगार। सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा की गई पहल। हेली कंपनियां आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अपना उत्तराखंड में, बात देहरादून की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा प्रस्तावित है, जिसमें ये उम्मीद है कि इस बार दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम आएंगे और यहां पर बाबा केदार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री बीते कई सालों से दीपावली के अवसर पर दीपावली के अवसर पर यहां आए हुए थे और इस बार पूरी उम्मीद भी है कि प्रधानमंत्री यहां आएंगे और केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। उधर देहरादून उत्तराखंड में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर पुष्कर सिंह धामी काफी उत्साहित भी नजर आए हैं। मीडिया के सामने उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, आप भी सुनिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां धर्म और उत्थान का कार्य तेज़ी से पूरे देश के अंदर चल रहा है, वहीं केदारपुरी का पुनर्निर्माण का कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमने उसकी टाइमलाइन तय की है कि दिसंबर 2023 तक भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी का स्वरूप बनकर तैयार हो जाए। उसके लिए आज वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य देखे हैं और कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर काम होता है, क्योंकि रात को काफ़ी तापमान नीचे चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी इस साल पिछले सालों की तुलना में खबर देहरादून से ही ले रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को टपकेश्वर महादेव मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने प्रतिभाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए जा रहे श्री महाकालेश्वर उज्जैन में महाकाल लोक कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से अवलोकन किया। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश के अंतर्गत धर्म संस्कृति को संवारने और उन्हें मजबूती प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में ही केदारनाथ धाम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य और दिव्य निर्माण कार्य हुआ है। साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का कार्य भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद महाकाल मंदिर का भव्य रूप देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी थी और उन्होंने मां भगवती के दरबार में ज्योत प्रज्वलित करके प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। देहरादून में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कार्यक्रम काफी विशेष माना जा रहा था। बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां कांगड़ी विश्वविद्यालय और उद्योगपतियों से जुड़ी संस्था सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में नई पहल की गई है। इसके लिए परिसर में एकेडमिक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें छात्रों को रोजगार संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार, इंडस्ट्री और शिक्षण संस्थान एक साथ काम करते हैं तो लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है।
वहीं सिडकुल और गुरुकुल विश्वविद्यालय के एक मंच पर काम करने से निश्चित रूप से छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। इस दौरान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री समेत कई उद्योगपति और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इंडस्ट्री की एक डिमांड है कि उनको अपनी ट्रेंड टीम चाहिए, बच्चे चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के पास में बच्चे होते हैं, वो एक विद्यार्थी डेफिनेटली उनका अगला उद्देश्य ये होता है कि रोज़गार मिले या वो स्वरोजगार पे जाए। ये एक काफ़ी दिनों से एक विषय उठ रहा था कि भाई बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है या उनको स्वरोजगार में दिक्कतें हैं और इंडस्ट्री को राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। हमारे ये दोनों का संयुक्त प्रयास है इस इंक्यूबेशन सेंटर में कि बच्चों को ग्रूमिंग करें, मशरूमिंग करें, उनको समझाएं, उनकी ट्रेनिंग आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद में अगर वो स्वरोजगार चाहते हैं या अपना कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उद्यम में, तो उसके लिए हम उनको मदद दें। देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ गुरुकुल कांगड़ी के हमारे जो वीसी हैं और सिडकुल के एसोसिएशन के सब लोगों को, जिन्होंने आज यहाँ पर एक पूरा इंस्टीट्यूट और हमारे सिडकुल के बीच में कोलैबोरेशन हुआ। उन्होंने यहाँ पर अपना एक ऑफिस कम यहाँ पर एक सेंटर खोला है और अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारे अगर बच्चों को जो इंटरेस्टेड हैं, जो ITI में हैं, जो बीटेक में हैं, जो पॉलिटेक्निक में हैं, जो BSc केमिस्ट्री में हैं, सिडकुल में ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो निकलते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन जब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सिटी के बच्चों में और सिडकुल के बीच में डायरेक्ट होगा तो उनका इंटरेस्ट भी जागेगा, उनको जानकारी भी होगी और सिडकुल में सीधा उनके जॉब्स लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और ये मैंने हमेशा कहा है मंच पे, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर के रूप में भी मैंने कहा है कि जब इंडस्ट्री और गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस एक पेज पे होते हैं तो लोगों को जॉब प्रोवाइड करना आसान हो जाता है। और आइए बात अब ऊखी मटकी करते हैं, जहां केदार घाटी के विभिन्न स्थानों से प्रतिदिन 9 हेली कंपनियां केदारनाथ धाम के लिए उड़ानें भर रही हैं। केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण के शुरू होते ही हेली कंपनियों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर केदार घाटी से विदाई ले ली थी, लेकिन केदारनाथ यात्रा का तीसरा चरण शुरू होते ही सभी हेली कंपनियों ने केदार घाटी का एक बार फिर से रुख किया और घाटी पहुंचने के बाद प्रतिदिन उड़ानें भी भरी जा रही हैं। भले ही केदार घाटी में बार बार मौसम करवट ले रहा हो और हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरने में बाधा पहुंच रही हो, लेकिन मौसम खुलने पर सभी हेली कंपनियां निर्धारित समय पर केदारनाथ धाम के लिए उड़ानें भर रही हैं। मंगलवार को हेली कंपनियों की तरफ से केदारनाथ धाम के लिए 190 उड़ानें भरी गई थी और 1072 तीर्थ यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे। 6 मई से अभी तक सभी हेली कंपनियां 26,000 उड़ानें केदारनाथ धाम के लिए भर चुकी हैं और 1,34,000 तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और बाबा के दर्शन किए जा चुके हैं। तो आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा का तीसरा चरण प्रारंभ होते ही तमाम हेली कंपनियों ने एक बार फिर से उड़ान सेवा शुरू कर दी है। दरअसल मौसम लगातार केदार घाटी में करवट बदल रहा है। कई तरीके से आपने हिमस्खलन की खबरें भी सुनी हैं। लगातार निरंतर बारिश होने की वजह से भी उड़ानों में समस्या आ रही थी, लेकिन 2 चरण के बाद जब मौसम ने करवट ली, हेली कंपनियों ने उड़ान सेवा रद्द कर दी थी, लेकिन तीसरे चरण की शुरुआत जैसे ही हुई मौसम खुलने पर एक बार फिर से हेली कंपनियों ने ये उड़ान सेवा प्रारंभ कर दी है। ऊखीमठ में केदारपुरी की निकटवर्ती पहाड़ियों पर मौसम की पहली बर्फबारी हो गई है। मौसम की पहली बर्फबारी होने के बाद मौसम सुहावना हो गया है। बर्फबारी के बाद मौसम खुलने से केदारनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्री हिमालय की चमचमाती श्वेत चादर का दृश्यावलोकन करने से अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। केदारपुरी की निकटवर्ती पहाड़ियों पर बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट महसूस की जा रही है। दरअसल हिमालय भूभाग में विगत कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। मंगलवार देर शाम केदारपुरी की पहाड़ियों सहित रक्षक भैरवनाथ तक बर्फबारी होने के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया। बुधवार को यदि मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहा तो मौसम साफ होने के बाद चटक धूप खिलने के आसार भी बने हुए हैं।
तो उत्तराखंड की हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से 18 जिलों में बाढ़ की परिस्थिति बनी हुई है, श्रावस्ती जिलों में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उनके लिए, आइए आप भी सुनिए। अचानक आई बाढ़ पहले सूखा के कारण परेशान किसान के लिए, और जिस किसान ने अपने स्तर पर प्रयास करके फसल को बचाया भी, अब बाढ़ के कारण उसे भारी क्षति हुई है। लेकिन इस बाढ़ के कारण अकेले श्रावस्ती जनपद में 114 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें लगभग 50 गांव पूरी तरह मैरूंड हैं। आज मैं स्वयं बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अयोध्या, गोंडा, इन सभी जनपदों का भ्रमण करते हुए आपके बीच में यहां पर आया हूं। बाढ़ पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, पुलिस के जवान, ये सब पहले से लगाए गए हैं। प्राइवेट नावें, स्टीमर, इन सब की व्यवस्था पहले से भी की गई थी। राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए शासन ने पहले से निर्देश जारी कर रखे हैं और पर्याप्त सामग्री राहत और बचाव के लिए हर एक जनपद को उपलब्ध कराई गई है। खासतौर पर जिन गांवों में पानी पूरी तरह भर चुका है, उनके पास कोई अन्य माध्यम नहीं, उन गांवों में युद्ध स्तर पर राहत के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षित गांव के लोगों को एक शिविर में ला करके वहां उनके रहने और खाने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अथवा जहां पर पानी है लेकिन गांव के अंदर सुरक्षित है, वहां पर उन्हें राशन किट उपलब्ध करवाने के लिए। तो आप उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आज वो निरीक्षण भी कर रहे हैं और उन्हें लगातार सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार किस तरह से प्रयासरत है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे थे। चलिए अब उत्तराखंड की तरफ एक बार फिर से बढ़ते हैं और बात अब सितारगंज की कर लेते हैं। सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने वाले षड्यंत्रकारी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। दरअसल शक्ति फार्म क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तराखंड सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि सौरभ बहुगुणा को जान से मारने की साजिश रची जा रही थी, जिसकी समय से पहले ही जानकारी होने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करके 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य साजिशकर्ताओं की पुलिस द्वारा खोजबीन जारी है। सौरभ बहुगुणा की जानमाल और परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान किया जाए, उनको Z+ सुरक्षा प्रदान किया जाए, ये मांग की जा रही थी। उधर सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री के पद पर रहकर प्रदेश में विकास कार्यों और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें जान से मारने की साजिश करना बहुत बड़ा अपराध है। इस घटना ने राज्य को अत्यंत भयभीत कर दिया है। शक्ति फार्म जो है भाजपा कार्यकर्ता सभी लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें माननीय मंत्री जी के लिए Z+ सुरक्षा की मांग की गई है। ज्ञापन को हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज ही माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी की सुरक्षा पहले ही वाई कैटेगरी की है और यही बताना चाहूँगा कि इसमें गिरफ्तारी हो ही गई है, आप सबके संज्ञान में, के संज्ञान में है। आगे के लिए जो ज्ञापन दिया गया है, इसको जो इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सौंपा गया है, इसको हम बात पिथौरागढ़ की करते हैं, जहां पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने धामी सरकार के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने भर्ती घोटाले का पर्दाफाश किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे प्रदेश के उन युवाओं को न्याय मिलेगा जो कड़ी मेहनत करके सरकारी नौकरी करने का सपना देखते हैं। चुफाल ने कहा कि भर्ती घोटाले में दोषियों की गिरफ्तारी और उन पर किए जा रहे एक्शन के बाद प्रदेश के युवाओं में भाजपा सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। वहीं पिछले दिनों आसमानी कहर से बंद पड़ी सीमांत
साथ सड़कों से हो रही परेशानी से निजात पाने के बारे में भी चुफाल ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो भविष्य में जनता को राहत देगा। चुफाल ने कहा कि धामी सरकार के नेतृत्व में पहाड़ वासियों के भविष्य को देखते हुए कार्य किया जा रहा है। त्वरित जांच के माध्यम से जो आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो RBS राव जी हैं, जो सचिव हैं मनोहर सिंह कन्याल जी, जो परीक्षा के नियंत्रण के है वो RS पोखरिया जी, वो दोषी पाए गए। उन पर तत्काल गिरफ्तारी की गई, जांच चल रही है। इस पर जो भी अधिकारी आएंगे, जो भी कर्मचारी आए, उन पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने इसमें बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया। जो तत्काल पता चल गया 2016 से लेकर अभी तक, जिसमें लोगों की जांच बीच बीच में जांच होती रह रही थी, इसके लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किया, उससे प्रदेश में जो युवाओं का बिल्कुल विश्वास हट रहा था, वो विश्वास पुनः जागृत। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नवनिर्मित भवन का इस वक्त उद्घाटन कर रहे हैं। 2-3 जिलों में ही हम सीमित हो गए हैं। हम अगर थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग आइए, हमारे माननीय मंत्री जी के साथ बैठक करिए, और एक बैठक में कि भाई आपकी इंडस्ट्री अगर कहीं आपने अन्य स्थानों पर भी लगानी है, क्योंकि राज्य में क्या हो गया है कि हमारे यहाँ जो भी जितना विकास है अभी, उसमें जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर संसाधन भी हैं, वहाँ पर तमाम चीज़ें हमको मिल सकती हैं। हमको जो रॉ मटेरियल है वो भी मिल सकता है, जिसको हम कहते हैं, लेकिन अभी वहाँ जाने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। कई बार हम जिलों का निकालते हैं, जैसे मैं कल रुद्रप्रयाग गया था 3 दिन पहले, तो रुद्रप्रयाग में हमने टोटल उत्तराखंड की GSDP में वहाँ का प्रतिशत पूछा था, तो मात्र 2% है। चमोली का भी इतना ही है, और चंपावत का भी इतना ही है, बागेश्वर का भी इतना ही है, पिथौरागढ़ का भी इतना ही है, उत्तरकाशी भी इतने में ही है। तो बहुत असंतुलन है, इस दिशा में हम सबको सोचना चाहिए। और मैं आज के इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ईट राइट इंडिया कैंपेन की ओर भी आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस अभियान से जहाँ अल्प पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियों से बचाने हेतु खाद्य पदार्थ और स्वस्थ आहार के महत्व से भी अवगत कराया जाता है। आज असुरक्षित खाना खाने से, इनकी आदतों के कारण से बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के लोगों की जो है मौत हो रही है, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 5 लाख के लगभग आंकड़ा है। और हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि हम हर हाल में इस स्थिति को सुधारेंगे। और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप सब लोग, क्योंकि भगवान ने आपको बहुत मौका दे रखा है, भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, और आप उद्यम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आगे बढ़िए। क्योंकि क्या है कि कई बार अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए तो वो जो हमारे जानवर होते हैं वो भी सब काम कर लेते हैं। हम सब लोगों को थोड़ा आगे आकर, जैसा अभी टीबी के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोग काम करते हैं, विभिन्न अवसरों पर। अभी जहाँ कोरोना आया था तो उस समय में आप सब लोगों ने आगे आकर दवाइयों का वितरण किया था। किसी ने मास्क बांटे थे, किसी ने सैनिटाइज़र बांटे थे, किसी ने ऑक्सीमीटर बांटे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे थे, कंसंट्रेटर बांटे थे, PPP किट बांटे थे, बहुत सारी दवाइयाँ बांटी थी।
इधर उत्तर प्रदेश एटीएस ने उत्तराखंड एसटीएफ के सहयोग से 2 संदिग्ध आतंकियों को हरिद्वार से पकड़ा है। दरअसल अब तक उत्तर प्रदेश एटीएस के हत्थे 8 संदिग्ध चढ़े हैं, जिनमें से एक बांग्लादेशी भी है जो काफी समय से हरिद्वार में रह रहा था। इस मामले में हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में गजवाई हिंद की विचारधारा से युवाओं को जोड़ने की बात सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि हरिद्वार के सैकड़ों युवाओं को ये अपनी विचारधारा से जोड़ चुके हैं। पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ के दौरान उत्तराखंड कनेक्शन का भी पता चला। गजवाई हिंद की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ क्षेत्र विशेष का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, अभी कल गिरफ्तारी किया है, अभी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। सत्यापन जो है लगातार हम कर ही जा रहे हैं और सभी मकान मालिक और जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी हम लगातार अवगत करा रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस आपका माध्यम से भी आप सत्यापन जो है आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस जो तत्व नया आया है उस आधार पर जो हमारा जो सत्यापन का फोर्स का और थोड़ा सेंसिटिव करके और बेहतर काम। इधर खबर पौड़ी से है, जहां उप जिला अधिकारी सदर आकाश जोशी के नेतृत्व में पौड़ी शहर में त्योहारों की सीजन को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर में सभी दुकानों की चेकिंग के दौरान 2 दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग और अतिक्रमण पर 1 दुकान का चालान किया गया। वहीं 10 घरेलू सिलेंडर और नॉन वोवन थैलों का उपयोग करने पर उन्हें जब्त किया गया। साथ ही 6 दुकानों की फूड सेफ्टी लाइसेंस भी उनके लिए जारी किया गया है और रजिस्ट्रेशन न होने पर संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक थैलों और घरेलू सिलेंडरों का उपयोग न करने की चेतावनी भी दी गई। चेतावनी के बावजूद भी किसी दुकान में इस तरह की सामग्री का उपयोग करते हुए कोई व्यापारी पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सभी व्यापारियों को दुकानों के बाहर सामग्रियों की रेट लिस्ट भी चस्पा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों को और बाकी अपने बाजार में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, नॉन वोवन बैग्स का जो यूज हो रहा है उसको प्रतिबंधित करने के लिए और साथ ही जो इस बीच मिठाइयाँ और मावा, दूध, पनीर इत्यादि निकला होता है तो उसकी गुणवत्ता के संबंध में एक अभियान चलाया जा रहा है, निरंतर चलता रहेगा। अभी तक हमारे द्वारा 10 खाद्य प्रतिष्ठानों का और करीब 15 रेडी वालों का निरीक्षण करा गया है और मार्केट में अभी बात बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से होने वाली जांच अब स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मुफ्त में होना बंद हो गई है। चिकित्सा अधिकारी सुनीता टमटा ने मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी कि स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग उत्तराखंड से नई गाइडलाइन आई हुई है, जिसके अनुसार अस्पताल में स्वास्थ्य कार्ड का साधारण जांचों में उपयोग नहीं हो पाएगा। कार्ड के लाभ के लिए मरीज को 24 घंटा भर्ती होना आवश्यक है। पहले जो साधारण जांचें स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मुफ्त में की जाती थी, उन जांचों से किसी भी प्रकार का क्लेम सरकार को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। क्लेम नहीं मिलने पर प्रदेश सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। और अल्ट्रासाउंड उसके लिए ये गाइडलाइन आई है कि भी उनको इंडोर जो पेशेंट है, जो भर्ती मरीज है, उनका ही फ्री होगा या फिर वो जो है एडमिटेड जो है 24 घंटे भी एडमिट रहे हैं और उसके बाद हम उनको फ्री करें। तो ये गाइडलाइन हमारी आई है ऊपर से और इसी को ये फॉलो कर रहे होंगे। असल में ये था कि पहले तो ये इन लोगों ने फ्री कर रहा था, तो ये आउट पेशेंट जो आउटडोर के पेशेंट हैं उनके लिए भी फ्री हो रहा था एक्सरे और वो, लेकिन उसमें फिर हमको क्लेम नहीं मिल पाया। अभी काफ़ी क्लेम इकट्ठा हो गया था तो फिर ये नहीं हो पाया। तो बाद में फिर वहाँ से ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया कि भाई जो इंडोर पेशेंट है उनको ही आपको जो है एक्सरे और अल्ट्रासाउंड उनका बात की इच्छा की करते हैं, जहां जलभराव के विरोध में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार हंगामा किया और कॉलोनी में गंदे पानी का जलभराव होने के विरोध में दर्जनों महिलाओं ने देवरिया टोल प्लाजा पर पहुंचकर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। वार्डवासियों ने कहा कि पिछले 1 महीने से जलभराव के कारण महिलाओं और बच्चों का घर से निकलना दूभर हो गया है। कामकाजी लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 10 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एनएच के अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए आक्रोशित लोगों को शांत कराया। गुस्सा यही था क्योंकि हमारा पानी की इतनी समस्या, हम लोगों को स्कूल जाने में इतनी परेशानी हो रही है। अभी ये अक्टूबर का मंथ चल रहा है, हमारे एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम मेरा पिछला जो एग्जाम था ये छूट
ज्यादा। क्या हम लोग इतने अपने पैसे इकट्ठे करके अपना घर बनवा रहे हैं रहने के लिए सुकून से, जब सुकून ही नहीं मिल रहा तो क्या बात है इसमें? जी 1 महीना हो गया हमें परेशानी में रहते हुए। हम बंगाली ये मनखंडी कॉलोनी के आदमी हैं। हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, रोज रोज स्कूल जाना है, ड्यूटी वालों को ड्यूटी जाना है रात में रात। इस पानी का सही से निकाल होना चाहिए। तो पानी कहाँ? पूरी कॉलोनी में पानी है, आप चल के देख सकते हो। कौन सी कॉलोनी? खंडीनाथ कॉलोनी। तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। इधर खबर लालकुआ से है, जहां बरेली नैनीताल रोड पर हल्दू चौड़ स्थित इंडियन ऑयल डिपो से निकलने वाले टैंकरों से तेल चोरी के मामले थम नहीं रहे हैं। बढ़ती कीमतों के कारण डिपो से निकलने वाले टैंकरों से तेल चोरी पर जमकर कालाबाजारी की जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनव चौधरी ने तेल चोरी प्रकरण का खुलासा करते हुए कहा कि ऑयल डिपो प्रबंधक नवीन कुमार द्वारा एक शिकायती पत्र लालकुआ पुलिस को दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑयल डिपो के आसपास बने गोदामों में टैंकर खड़े होते हैं, जिसमें ड्राइवरों से मिलकर तेल चोरी की जा रही है। वहीं पुलिस ने हल्दू चौड़ के निकट बने एक गोदाम से 2 लोगों को टैंकर के तेल चोरी करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से एक टैंकर पकड़ा, जिसमें 11,000 लीटर डीजल बरामद हुआ है। लगभग 25 लीटर के 2 गोल जरकिन डीजल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जहां छापेमारी की है, वहां से कई और सप्लाई करके तेल की कालाबाजारी की जा रही थी। वहीं पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि उनके द्वारा यहां गोदाम किराए पर लिया गया, जिसमें टैंकर चालकों की मिलीभगत से पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले टैंकरों से डीजल चुरा लिया जाता था और बाजार में बेच दिया जाता था। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेगी। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।